Hello friends, welcome back to my channel. This is Priyanka and this video is related to CTET and other competitive examinations. अगर आप CTET की या फिर कोई भी competitive examinations की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे स्टडी क्विज चैनल से आप जरूर जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट NCERT बुक कवर करा रही हूँ जो कोई भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में मैं पेडागोजी सेशन भी लेके चल रही हूँ। आप कोई भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से आप जरूर जुड़िए। तो अब मैं आ जा रही हूँ जो स्क्रीन पे आप फिलहाल देख रहे हैं, तो ये है एनसीईआरटी बुक क्लास 6 का पॉलिटी और क्लास 6 का हमारा हिस्ट्री, जियोग्राफी और साइंस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। और आज हम करेंगे चैप्टर 8 और इसके पहले के चैप्टर्स भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी तक आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पे जाइए, टोटल वीडियोस आपको वहां पर मिल जाएंगे, देख लीजिएगा। और अगर आपको पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कीजिए, स्टडीज क्विज सर्च कीजिएगा, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आज के टॉपिक में हम लोग जानेंगे ग्रामीण क्षेत्र की आजीविका, यानी ग्रामीण क्षेत्र में लोग कैसे रहते हैं, उनकी आजीविकाएं कैसे चलती हैं, उनका रहन सहन क्या है, कहाँ वो काम करते हैं, कैसे उनका मार्केट होता है, इन सब का डिफिनेशन आज हम जानेंगे और बारीकी से जानेंगे। तो चूंकि मैं पेडागोजी सेशन भी लेके चलती हूँ, इस कारण मैं स्टार्ट करूंगी यहाँ से। पॉलिटी में हर एक चैप्टर में आप लोग को समझा के चल रही हूँ कि ये इतना हर एक पार्ट के स्टार्ट में इतना जरूर दिया रहता है लाइंस। इसके देने का उद्देश्य एक ही है कि अगर टीचर कक्षा में पढ़ा रहा है तो उसे ये पता चल जाता है कि आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करेंगे, और साथ में बच्चों को भी कुछ रिकॉल मिल जाता है, वो भी समझ लेते हैं कि आज हमें टीचर क्या पढ़ाने वाले हैं। तो सीटेट में इनसे क्वेश्चन आ सकता है कि कोई भी कक्षा का नाम देके ये पूछ सकता है कि कक्षा 6 की पॉलिटी में चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ लाइंस समझाई रहती हैं, उस लाइंस को देने का उद्देश्य क्या है या वो कारण क्या है, कुछ भी पूछ सकता है। तो इनका दो ही कारण बनता है। एक तो टीचर पढ़ाने से पहले टीचर को भी पता चल जाता है कि मुझे बच्चों को पढ़ाना क्या है, और थोड़ा बहुत बच्चों को भी रिकॉल मिल जाता है कि मुझे आज चैप्टर में पढ़ना क्या है, और वो थोड़ा बहुत पहले ही समझ लेते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ अब यहीं से। पहले पार्ट में हमने अपने जीवन में मौजूद अनेक तरह की विविधताओं पर नजर डाली। हमने इस पर भी विचार किया कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले वहाँ के लोगों के काम धंधे पर कैसे असर पड़ता है, वहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, वहाँ की फसलें या दूसरी चीजें किस तरह उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इस पार्ट में हम यह देखेंगे कि गांव में लोग किन विभिन्न तरीकों से अपनी आजीविका चलाते हैं। पहले दो पाठों की तरह यहाँ भी हम इसकी पड़ताल करेंगे कि क्या लोगों के पास आजीविका चलाने के समान अवसर उपलब्ध है या नहीं, उनके जीवन की परिस्थितियां एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती है और वे किन समस्याओं का सामना करते हैं, इसे भी हम देखेंगे। तो आपको पता चल गया होगा कि इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले क्या है। यहाँ पे जो फिगर देख रहे हैं आप, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य नीचे दिया गया है, इसे हम लोग समझ लेते हैं। ये पेडागोजी सेशन से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग समझते जाइएगा। यहाँ पे कुछ बच्चों से क्वेश्चन की गई है। ये क्वेश्चन क्यों की गई रहती है? ये इसलिए की गई रहती है कि बच्चा सोचने पे मजबूर हो जाए। चूंकि पेडागोजी ये कहता है कि बच्चों को उनके अपने वातावरण, अपनी दुनिया से जोड़कर पढ़ाया जाए, ताकि विद्यालय या पुस्तक का उन पे बोझ न रहे, वो बोझ न समझे। इसलिए पर्यावरण हो या फिर कोई भी हो, उसको बोलता है बाहरी दुनिया से जोड़ के पढ़ाना चाहिए। तो देखिए कितने सुंदर से यहाँ पे फिगर दिया गया है। एनसीईआरटी बुक फिगर देके और इन बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ऊपर दी गई तस्वीरों में जो लोग काम करते हुए दिख रहे हैं उस काम का वर्णन करो। यानी यहाँ पे बच्चा जो है, वो चाइल्ड यहाँ पे देखेगा कि ये लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, वो सोचने पे मजबूर होगा। हो सकता है वो आसपास इस तरह के माहौल वो देखता हो, तो उससे भी देख के वो आराम से अपने बातों में, शब्दों में वर्णन कर सकता है।
दूसरा है यहाँ पे खेती से जुड़े कामों को अलग कीजिए और जो काम खेती से जुड़े हुए नहीं हैं उनकी एक सूची बनाइए। यहाँ पे भी देखिए बच्चा इस पे अवलोकन करेगा, सोचेगा, इसे आइडेंटिफाई करेगा, उसके बाद उसे अलग अलग करेगा। यानी टोटल जोड़ बच्चे को सोचने पे मजबूर करना है, यही पेडागोजी है और यही एनसीईआरटी बुक चाहता है। अगला है यहाँ पे, आपने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कई तरह के काम करते हुए देखा है, उनमें से कुछ का चित्र बनाकर उनके बारे में लिखिए। यानी बच्चे को मनोरंजन के साथ साथ में भी पढ़ाई करना है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग जान रहे होंगे कि छोटे छोटे बच्चों को चित्र बनाने में कितना मजा आता है। तो यही एनसीईआरटी बुक की कोशिश है कि बच्चे जो है उसे रट के ना सीखे बल्कि अपने मनोरंजन द्वारा कुछ करके सीखे। चलिए आगे बढ़ लेती हूँ मैं। कलपट्टू गांव, ये इम्पोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट फिलहाल आप लेते जाइएगा, अगर नहीं तो आप पीडीएफ फॉर्म जो मिलेगा वहां से आप लोग कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। कलपट्टू गांव के बारे में जान लेते हैं। तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक गांव है कलपट्टू। तो कहाँ पे है ये? तमिलनाडु के समुद्र तट के पास। यहाँ लोग कई तरह के काम करते हैं। दूसरे गांव की तरह यहाँ भी खेती के अलावा कई काम होते हैं, जैसे टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना। तो कलपट्टू गांव के बारे में जो डिफिनेशन दी गई है, इनसे क्वेश्चन सीटेट में खास तौर पे काफी आ चुके हैं, इसलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कलपट्टू में कुछ लोग नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाले और लोहार के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। यानी इनकी आजीविका कैसे चलती है ये यहाँ पे बताया गया है। यहाँ कुछ दुकानदार एवं व्यापारी भी हैं। जो मुख्य गली है वह बाजार की तरह दिखती है, उसमें आपको तरह तरह के कई छोटी दुकानें दिखेंगी, जैसे चाय, सब्जी, कपड़े की दुकान, तो 2 दुकानें बीज और खाद की, 4 दुकानें चाय की हैं जहां टिफिन भी मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटेट में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं मैं बता दे रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सीटेट में ये नहीं देता है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देता है, कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देता है, इसी में बच्चे फंसते हैं। सीटेट जो क्या करता है, अक्सर आपको क्वेश्चन ऑप्शन में जैसे कलपट्टू गांव के नाम न देके इनके जितने खूबियां हैं इनको बता देगा, उसके बाद बताएगा कि वो क्षेत्र क्या है या उस क्षेत्र का नाम क्या है, वो या फिर वो क्षेत्र है कहाँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा कि ऐसी जगह जहाँ लोग नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, साइकिल ठीक करने वाले, लोहार और अपनी सेवाएं देते। हो सकता है ये ना देके यहाँ पे डायरेक्ट आपको यहाँ से उठा लेगा क्वेश्चन। उसमें तरह तरह के कई छोटी दुकानें दिखेंगी, चाय, सब्जी, कपड़े की दुकान, 2 दुकानें बीज और खाद के, 4 दुकानें चाय की जहां टिफिन भी मिलता है। यह कौन सी जगह है या फिर इस जगह के बारे में बताइए। तो कौन सी वो जगह है? तो वो है कलपट्टू गांव जो है तमिलनाडु में। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, इसी में आप लोग फंस जाते हैं और आपको पता नहीं चलता है कि क्वेश्चन आया कहाँ था। जबकि सीटेट में 50% आपको उठा के एनसीईआरटी बुक से ही देता है, चाहे पेडागोजी हो या फिर कंटेंट हो। चलिए मैं अब यहाँ से लेती हूँ। टिफिन का मतलब है खाने पीने की हल्की फुल्की चीजें, जैसे सुबह इडली, डोसा व उपमा मिलता है। तमिलनाडु में ऑलरेडी आप लोग जान रहे होंगे कि ये सब चीजें तमिलनाडु में अक्सर मिलती हैं। और शाम के नाश्ते में वड़ा, बोंडा और मैसूर पाक मिलता है। सबको नोट डाउन करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाय की दुकानें के पास एक कोने में एक लोहार का परिवार रहता है, उसके घर में ही लोहे की चीजें बनाने का काम होता है। बगल में साइकिल की मरम्मत की एक दुकान है, वहां साइकिल किराए पर भी मिलती है। गांव में 2 परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं। लोग पास के शहर में जाकर मकान बनाने और लॉरी चलाने की काम करते हैं। इसको भी नोट डाउन करते जाइए। गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ये भी नोट डाउन कीजिएगा। सिंचित जमीन पर
मुख्यतः धान की खेती होती है। ज्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं। यहाँ आमतौर पर नारियल के काफी बाग हैं, कपास, गन्ना और केला भी उगाया जाता है। आइए कुछ लोगों से मिले जो कलपट्टू के खेतों में काम करते हैं और देखें कि हम उनकी आजीविका के बारे में क्या जानते हैं। तो कलपट्टू गांव की जितनी खूबियां होंगी उन सबको आप नोट डाउन कीजिएगा। खूबियां देकर ही स्थान का नाम अक्सर सीटेट में पूछता है, क्योंकि सीटेट में पहले भी बता दी मैं कि डायरेक्ट आंसर नहीं देता है, आपके माइंड पे थोड़ा जोर डालता है। उसका काम है, सीटेट का काम है सिर्फ आपका टाइम बर्बाद करना और कुछ नहीं है। सीटेट में कुछ नहीं है, आप लोग इतने टफ समझ के लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ आपके टाइम बर्बाद करने की कोशिश करता है। क्वेश्चन उतने टफ नहीं आते हैं। तुलसी, अब तुलसी की एक स्टोरी दी गई है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसलिए क्योंकि मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बोल दिया कि आज हम बारीकी से पढ़ेंगे। हम सब यहाँ रामलिंगम की जमीन पर काम करते हैं। उसके परिवार के पास कलपट्टू में 20 एकड़ धान के खेत हैं। शादी से पहले भी मायके में धान के खेतों में ही मजदूरी करती थी। यहाँ मैं सुबह 8:30 से शाम 4:30 तक काम करती हूँ। रामलिंगम की पत्नी करुथम्मा काम की निगरानी करती है। साल में कुछ ही मौके ऐसे आते हैं जब मुझे नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। यह उन मौकों में से एक है। मैं धान रोप रही हूँ। जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाए तो रामलिंगम हमें निराई के लिए और बाद में कटाई के लिए बुलाएगा। जब मैं कम उम्र की थी तो निराई कटाई का काम आसानी से कर लेती थी, लेकिन अब जैसे जैसे उम्र हो रही है मुझे झुककर काम करने और देर तक पानी में पैर डूबे रहने से तकलीफ होती है। रामलिंगम एक दिन का 40 रुपया मजदूरी देता है। मेरे गांव में मजदूरी के रेट से यह थोड़ा कम है, फिर भी मैं मजदूरी के लिए यहाँ आती हूँ। रामलिंगम पर मुझे भरोसा है कि काम होने पर वह मुझे ही बुलाएगा। बाकी लोगों की तरह वह आस पड़ोस के गांव में सस्ते मजदूर ढूंढने नहीं जाता। तो निराई कटाई शब्द किसमें इस्तेमाल किया जाता है? तो ये है धान रोपनी में। अब आती हूँ मैं यहाँ पे। मेरा पति रमन भी एक मजदूर है। हमारे पास कोई जमीन नहीं है। साल के इस महीनों में वह खेतों में कीड़ों की दवाई छिड़कता है। जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता तो उसे पास की खान से पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम मिल जाता है। ये पत्थर और बालू पास के शहर में मकान बनाने के लिए ट्रक से ले जाए जाते हैं। खेत में काम करने के अलावा मैं घर का सारा काम करती हूँ। मैं घर में सबके लिए खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ और सफाई करती हूँ। दूसरे औरतों की तरह जाकर जंगल से लकड़ी भी लाती हूँ। गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर बोरवेल है जहाँ से पानी लेकर आती हूँ। मेरा पति घर का सामान जैसे साग सब्जी खरीदने में मेरी मदद करता है। तो देखिए यहाँ पे औरतें कितने बोझ से दबी होती हैं, घर का भी काम करती हैं, साथ में बाहर का भी काम करती हूँ। अब आते हैं हम लोग इस फिगर पे। क्या तुलसी को साल भर की कमाई के मौके मिलते हैं? ऊपर दिए गए चित्र के आधार पर बताइए। इसको आप देख के खुद से कर लीजिएगा। तो इस चित्र में हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? तो यहाँ पे है निराई, रोपाई, कटाई, बीड़ा बनाना कब होते हैं यहाँ पे दिखाया गया है। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेके आप कर लीजिएगा। मैं आती हूँ आपको यहाँ पे। अब ये लोग अपनी बात में ये कह रहे हैं, हमारी 2 बेटियां हैं, हमारे जीवन खुशी से है, दोनों ही स्कूल जाती हैं। पिछले साल एक बेटी बीमार पड़ गई थी तो उसे शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा। हमने उसके इलाज के लिए रामलिंगम से उधार लिया था और उस उधार को चुकाने के लिए हमें अपनी गाय बेचनी पड़ी। सोचिए कितने तकलीफ में रहते हैं। आप लोग तो बहुत अच्छी जगह पे होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन की गई है बच्चों से, बट ये इम्पोर्टेंट है, पेडागोजी सेशन से भी कीजिएगा जरूर। करने से ही आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तुलसी के काम का विवरण दीजिए। यह रमन के काम से कैसे अलग है?
सेकंड क्वेश्चन है, तुलसी को अपने काम के लिए बहुत कम पैसा मिलता है, आपकी समझ से खेतों में काम करने वाले मजदूरों को कम पैसे पर काम क्यों करना पड़ता है? आपके क्षेत्र में या आपके पास गांव में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, वहां खेतीहर मजदूर किस तरह से काम करते हैं? अगर तुलसी के पास खेती की जमीन होती तो उसकी कमाई यानी आजीविका के तरीके कैसे अलग होते? चर्चा कीजिए। चर्चा करने के लिए हमेशा एनसीईआरटी बुक कहती है। अब हम लोग ले लेते हैं यहाँ से। जैसा कि आपने तुलसी की कहानी में पढ़ा, ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों का बहुत सारा समय पानी और जलावन की लकड़ी लाने एवं जानवर चराने में बीतता है। इन कामों से कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन गरीब परिवारों में ये काम बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वे मजदूरी से जो थोड़ा सा पैसा कमाते हैं उससे गुजारा नहीं होता। घर चलाने और जिंदगी बसर करने के लिए इन कामों को करना पड़ता है। हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतीहर मजदूर हैं। नोट डाउन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कुछ के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बाकी तुलसी की तरह भूमिहीन हैं। कई बार जब पूरे साल उन्हें काम नहीं मिल पाता तो मजबूरन काम की खोज में उन्हें दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। इस तरह का पलायन कुछ विशेष मौसमों में भी होता है। तो पलायन क्यों होता है ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। वो किन किन तकलीफों से गुजरते हैं ये भी नोट डाउन कीजिएगा। और जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती है उन्हें भूमिहीन मजदूर या फिर किसान आप लोग कह सकते हैं। अब आते हैं शेखर। तो शेखर ने अपने बारे में कुछ यहाँ पे बताया है, इसको भी हम लोग कवर कर ले रहे हैं। हमें यह धान अपने घर लेकर जाना है। मेरे परिवार ने अभी अभी फसलों की कटाई पूरी की है। हमारे पास बस 2 एकड़ जमीन है। इनके पास 2 एकड़ जमीन है। हम अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं। पहले में हम लोग जाने कि उसके पास कुछ भी जमीन नहीं थी और वे लोग दूसरे के खेतों में काम करके अपनी आजीविका चलाते थे। अब ये शेखर के पास 2 एकड़ जमीन है। अब इसकी आजीविका कैसे चलती है इसके बारे में डिफिनेशन हम लोग जानेंगे। हम अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं। मैं कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद ले लेता हूँ और बदले में उनके खेतों में कटाई करवा देता हूँ। व्यापारी मुझे उधार पर बीज और खाद देता है। इसे चुकाने के लिए मुझे थोड़े कम दामों पर उसे धान बेचना पड़ता है। अगर बाजार में बेचूं तो ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे उधार भी तो चुकाना है। व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए अपना एजेंट भेजा है कि जिन किसानों ने उधार लिया है वे उसी को अपना धान बेचेंगे। मुझे अपने खेत से 60 बोरी धान मिलेगा। इनमें से कुछ से मैं अपना उधार चुका दूंगा और बाकी घर में लग जाएगा। लेकिन मेरे हिस्से में जो आता है वह सिर्फ 8 महीने तक ही चल पाता है, इसलिए मुझे और पैसा कमाने की जरूरत पड़ती है। इसके लिए मैं रामलिंगम की चावल की मिल में काम करता हूँ। वहाँ मैं पड़ोसी गांव के किसानों से धान इकट्ठा करने में उसकी मदद करता हूँ। हमारे पास एक संकर गाय भी है। उसका दूध हम यहीं की सरकारी समिति में बेच देते हैं। इससे रोज के खर्चों के लिए थोड़ा सा पैसा मिल जाता है। कर्ज लेने पर, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा कि कई बार शेखर जैसे किसान दूसरी चीजें खरीदने के लिए पैसा कर्ज लेते हैं। अक्सर ये पैसा बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज लिया जाता है। अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होते तो फसल को कीड़ा लग जाता है तो पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। बारिश पूरी नहीं होती तो फसल खराब हो सकती है। ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाते। कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें और पैसे कर्ज के तौर पे लेने पड़ते हैं। जल्दी ही कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान कितना ले वह उसे चुका नहीं पाता। इस स्थिति में कहते हैं कि किसान कर्ज तले दब गया। पिछले कुछ सालों में यह किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया। कई क्षेत्रों में किसान ने कर्ज के बोझ से दबकर आत्महत्या तक कर ली।
अब हम लोग जान लेते हैं रामलिंगम और करूथम्मा के बारे में। पहले रामलिंगम के अंडर में वो किसान काम करते हैं। अब रामलिंगम क्या करता है और कैसे इसकी आजीविका चलती है, अब इसके बारे में जान लेते हैं। जमीन के अलावा रामलिंगम के परिवार के पास एक चावल मिल भी है और बीज व कीटनाशक बेचने के लिए दुकान है। चावल की मिल में उन्होंने कुछ अपना पैसा लगाया और थोड़ा सरकारी बैंक से कर्ज लिया था। वे कलपट्टू और आसपास के गांवों से ही धान खरीदते हैं। मिल का चावल आसपास के शहरों के व्यापारियों को बेचा जाता है। इससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे फिगर दिखाया गया, आप लोग देख लीजिए अच्छी तरह से। रामलिंगम की 20 एकड़ जमीन के एक हिस्से पर रोपी गई धान की फसल तुलसी जैसे खेतीहर मजदूरों की कड़ी मेहनत का नतीजा है। अब भारत के खेतीहर मजदूर और किसान के बारे में जान लेते हैं। कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह एक खेतीहर मजदूर है, शेखर। अब हम लोग भारत के खेतीहर और मजदूर और किसान के बारे में जान लेते हैं। कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह के खेतीहर मजदूर हैं, शेखर की तरह छोटे किसान हैं और रामलिंगम जैसे बड़े किसान हैं। ठीक है, तीनों के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवार में से लगभग 2 परिवार खेतीहर मजदूरों के हैं। इसको भी नोट डाउन कीजिएगा। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरे के खेतों पर निर्भर रहते हैं। इसमें से कई भूमिहीन हैं और कईयों के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। शेखर जैसे छोटे किसान को ले तो उसकी जरूरतों का हिसाब से खेत बहुत ही छोटे पड़ते हैं। भारत के 80% किसानों की यही हालत है। भारत में केवल 20% किसान रामलिंगम जैसे बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे किसान गांव के अधिकतर जमीन पर खेती करते हैं। उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाजार में बेचा जाता है। कई बड़े किसानों ने अपने काम धंधे शुरू भी कर दिए हैं, जैसे दुकान चलाना, सूद का पैसा देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलाना इत्यादि। अब आते हैं यहाँ पे, हमने कलपट्टू में होने वाले खेती के बारे में पढ़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज और पशुओं आदि पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए मध्य भारत के कुछ गांव में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन है। ये भी नोट डाउन कीजिएगा। महुआ बिनने, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करने, शहद निकालने और इन्हें व्यापारियों को बेचने जैसे काम अतिरिक्त आय के मदद करते हैं। इसी तरह सरकारी समिति को या पास के शहर के लोगों को दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन है। समुद्र तट के इलाकों को हम देखते हैं तो पूरे के पूरे गांव मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। आइए अरुणा और पारिवेलन के जीवन के बारे में कुछ पढ़कर मछली पकड़ने वाले एक परिवार के बारे में थोड़ा और जानें। यह परिवार कलपट्टू के पास पुदुपेट नाम के गांव में रहता है। अब इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि पुदुपेट के लोग कैसे रहते हैं और अपनी आजीविका कैसे चलाते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे नागालैंड की सीढ़ीनुमा खेती। यहाँ पे फिगर में आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा और इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। यह एक गांव है जिसका नाम चिजामी है। यह नागालैंड के फेक जिले में है। इस गांव में रहने वाले लोग चखे संघ समुदाय के हैं। वे सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। इसका मतलब है कि पहाड़ी की ढलाव जमीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है और उस जमीन के सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारों को ऊपर उठा देते हैं जिससे पानी भरा रहता है। यह चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा है। तो ये फिगर में आप लोग देख सकते हैं कितने खूबसूरत ढंग से ये बनाया गया है। और ये कहाँ की खेती है, तो नागालैंड के सीढ़ीनुमा खेती है। इसको भी नोट डाउन कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं छोटा कर दूंगी। चिजामी के लोग के पास अपने अपने खेत हैं, लेकिन वे इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं। वह 6 से 8 लोगों का एक समूह बनाते हैं और इकट्ठे मिलकर पहाड़ के एक हिस्से पर घास पतवार साफ करते हैं। जब दिन का काम खत्म हो जाता है तो वे सारा समूह इकट्ठे बैठकर खाना खाता है। ऐसे कई दिनों तक चलता रहता है जब तक काम खत्म न हो जाता हो। तो मैं इसे बिल्कुल छोटा कर दे रही हूँ, स्क्रीनशॉट आप इसको लेके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नोट्स तैयार कर लीजिएगा। अब आते हैं अरुणा और परिवेलन के बारे में जान लेते हैं। पुदुपेट कलपट्टू से ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ लोग मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं। उनके घर समुद्र के पास होते हैं और वहाँ चारों ओर जाल और कैटामरैन यानी उसे मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव को हम लोग कैटामरैन कहते हैं।
की पंक्तियां दिखाई देती है। सुबह 7 बजे समुद्र के किनारे बड़ी गहमागहमी रहती है। इस समय सारे कैटामरैन मछलियां पकड़ने के लिए लौट आते हैं। मछली खरीदने और बाजार के लिए बहुत सारी औरतें इकट्ठी हो जाती हैं। मेरे पति परिवेलन, मेरा भाई और जीजा आज बड़ी देर से लौटे हैं। मैं बहुत परेशान हो गई थी। ये हमारे कैटामरैन में इकट्ठे ही समुद्र में जाते हैं। उन्होंने बताया कि आज वे तूफान में फंस गए थे। आज जो मछलियां पकड़ी गई उनमें से मैंने परिवार के लिए कुछ मछलियां एक तरफ उठाकर रख दी, बाकी मैं नीलाम कर दूंगी। इस नीलामी में से जो पैसा मुझे मिलता है वह 4 भागों में बट जाता है। 3 हिस्से उन 3 लोगों में बट जाते हैं जो मछली पकड़ने जाते हैं। बाकी 1 हिस्सा उसे मिलता है जिसकी नाव और जाल वगैरह होते हैं। चूंकि जाल कैटामरैन और उसका इंजन हमारे हैं तो वह हिस्सा भी हमें ही मिल जाता है। हमने बैंक से उधार लेकर एक इंजन खरीदा है जो कैटामरैन में लगा हुआ है। इससे ये लोग समुद्र में दूर तक जा पाते हैं और ज्यादा मछलियां मिल जाती हैं। नीलामी में जो औरतें यहाँ से मछलियां खरीदती हैं वे टोकरे भर भर पास के गांव में बेचने के लिए ले जाती हैं। कुछ व्यापारी भी हैं जो शहर की दुकानों के लिए मछलियां खरीदते हैं। मैं दोपहर 12 बजे तक नीलामी का काम निपटा पाती हूँ। शाम को मेरा पति और बाकी रिश्तेदार मिलकर जाल को सुलझाते हैं और उसकी मरम्मत करते हैं। कल सुबह 2 बजे वे फिर समुद्र की तरफ चल देंगे। हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक वे समुद्र में नहीं जा पाते क्योंकि यह मछलियों का प्रजनन का समय है। ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा सीटेट में क्वेश्चन आ चुका है, फिर भी आ सकता है, आगे भी आ सकता है कि मछुआरे मानसून के टाइम में मछली पकड़ने नहीं जाते हैं। इसका कारण यह है कि उस समय मछलियों के प्रजनन का समय होता है। अब आती हूँ मैं यहाँ पे फिगर में, आप देख सकते हैं दिखा दिया गया है। इन महीनों में हम व्यापारी से उधार लेकर अपना गुजारा चलाते हैं। इस कारण बाद में हमें मजबूरी में उसी व्यापारी को मछली बेचनी पड़ती है और हम खुद खुली नीलामी नहीं कर पाते। वे खाली महीने काटना सबसे मुश्किल होता है। पिछले साल सुनामी के कारण हमारा बड़ा नुकसान हुआ था। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आय विभिन्न तरीकों से कमाते हैं। कुछ खेतीबाड़ी का काम करते हैं और कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। खेती में कई तरह के काम शामिल हैं, जैसे खेत तैयार करना, रोपाई, बुआई, निराई और कटाई। फसल अच्छी हो तो इसके लिए हम प्रकृति पर निर्भर हैं। इस तरह जीवन ऋतुओं के इर्द गिर्द ही चलता है। बुआई और कटाई के समय लोग काफी व्यस्त रहते हैं और दूसरे समय काम का बोझ कम रहता है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं। फिर भी हम उनके जीवन की परिस्थितियों में और उनकी समस्याओं में काफी समानताएं पाते हैं। लोग कैसे जिंदगी बसर करते हैं और कितना कमा पाते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे जिस जमीन को जोतते हैं वह कई लोग उस जमीन पर मजदूरों के रूप में निर्भर हैं। ज्यादातर किसान अपनी जरूरतों को पूरा करने और बाजार में बेचने के लिए भी फसल उगाते हैं। कुछ किसानों को अपनी फसल और व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिनसे वे पैसा उधार लेते हैं। गुजर बसर करने के लिए कई परिवारों को काम की खातिर उधार लेना पड़ता है या फिर तब लेना पड़ता है जब उनके पास कोई काम नहीं रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी जमीनों, व्यापार और अन्य काम धंधों पर फल फूल रहे हैं। फिर भी ज्यादातर छोटे किसान, खेतीहर मजदूर, मछली पकड़ने वाले परिवारों और गांव के हस्तशिल्प का काम करने वाले लोगों को पूरे साल रोजगार नहीं मिल पाता। तो ये था आज का चैप्टर, हो गया यहीं पे समाप्त। आजीविका के बारे में हम लोग जाने हैं और यहाँ पे आ गया है अब अभ्यास जो आपको करना है, ये रिकॉल समझ के करना है। मैं हर एक वीडियो में आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ। तो चैप्टर हो गया यहीं पे समाप्त और नेक्स्ट चैप्टर, और वो भी लास्ट चैप्टर होगा, हम लोग उसी में बातचीत करेंगे। और इसके बाद हमारा जितनी एनसीईआरटी बुक है साइंस और सोशल साइंस के क्लास 6 का, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।